नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी दोनों गैर कानूनी हैं, इसलिए उनको छोड़ा जाना चाहिए। इस मामले की अर्जी पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की लंबी चौड़ी दलील सुनने के बाद सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि अब 30 तारीख को सुनवाई करेंगे, यानी 24 घंटे अभी धीरज रखिए। ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस लिहाज से 5 हफ्ते से ज़्यादा का समय उनको कस्टडी और जेल में हो गया। गिरफ्तारी और कस्टडी को लेकर 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने धन शोधन मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। धन शोधन का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग। कभी कभी हिंदी के जो शब्द होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं, अंग्रेजी वाले आसान लगते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उच्च न्यायालय ने कहा कि बार बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। ईडी ने इस केस से जुड़े जो सबूत दिए हैं वो पर्याप्त हैं। कोर्ट ने लगे हाथ यह भी कहा था कि आपको पैसों की पूरी जानकारी रही है और उसके इस्तेमाल से भी आप जुड़े रहे हैं। इसी हाई कोर्ट के फैसले और कस्टडी अरेस्ट के खिलाफ जो अर्जी थी केजरीवाल की, कोई राहत रियायत नहीं देने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। केजरीवाल सरकार की जो नई शराब नीति इस मुद्दे पर विवाद की जड़ है। शराब नीति बनी, विवाद खड़ा होने पर उसे वापस लिया गया, लेकिन इस बीच इसी पॉलिसी की आड़ में घपले घोटाले के आरोप लगे। शराब कारोबारियों से पैसे वसूले गए जिनका गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। ईडी बार बार बात कहती रही है, उसने अपनी एफआईआर चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया है। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता फंसते चले गए। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया सहित 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 22 अगस्त 2022 इस केस में ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी ली और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 4 अक्टूबर 2024 ईडी ने संजय सिंह को उनके घर से 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। 15 मार्च 2024 ईडी ने एक और हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की। उसने तेलंगाना के पूर्व सीएम की जो बेटी है के कविता, उनको हैदराबाद से अरेस्ट किया। 21 मार्च 2024 को ईडी ने आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक सिर्फ संजय सिंह को ही राहत मिली है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता, ये 3 नेता हैं जो इस शराब घोटाले मामले में जेल में हैं। बाकी शराब कारोबारी से जुड़े हुए कई लोगों की गिरफ्तारी पहले से हुई पड़ी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस पर पूरे देश की नजर टिकी होगी, क्योंकि यहीं से तय होगा कि केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर मुसीबत बढ़ती है। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां सामने आ रही हैं, वो केजरीवाल सरकार को लेकर के दिक्कतें बढ़ाती हुई दिख रही हैं। और ये मामला शराब घोटाले का नहीं है, एमसीडी का है। क्योंकि दोनों अदालत के मामले हैं, इसलिए दोनों मैं आपके साथ आमने सामने करके रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा कि आपकी गिरफ्तारी, आपकी कस्टडी ये जायज़ थी या नहीं। हाई कोर्ट ने जो कहा है उसको पलटने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन एमसीडी का मामला जो हाई कोर्ट में चल रहा है, स्कूलों में छात्रों को किताबें नहीं मिल रही हैं, यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो ये कि उसने कहा है कि छात्रों को बुनियादी सुविधाएं
नहीं दे पाने के कारण दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दोनों आम आदमी पार्टी के पास है, दोनों ही नाकाम रहे। गिरफ्तार होने के बावजूद सीएम पद पर केजरीवाल के बने रहने के फैसले का मतलब ये नहीं है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। उनके जो बुनियादी अधिकार हैं, किताब कॉपी लेने के, यूनिफॉर्म लेने के, उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति लंबे समय तक जनता की पहुंच से बाहर नहीं रह सकता है। ये बात काबिले गौर है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में या उसके कारण दिल्ली सरकार के कामकाज ठप पड़े हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में अभी जो मंत्री हैं वो यह बात नहीं मान रहे। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। ये जितनी बातें मैं सुना रहा हूं आपको, दिल्ली हाई कोर्ट की, यह एक ऐसा पद है जहां उसे किसी भी संकट या प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, आग, बीमारी वगैरह वगैरह से निपटने के लिए 24/7 उपलब्ध रहना पड़ता है। अब ये दो जो मामले हैं, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की बात उठाता हूं और फिर हम एमसीडी पर आएंगे। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रमाकांत गौड़ जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। रमाकांत जी, आपका इंडिया न्यूज़ पर स्वागत है। आशीष, कस्टडी, अरेस्ट, इसको लेकर के हाई कोर्ट अपना एक फैसला सुना चुका है, उसको चैलेंज किया गया है। जो बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की जो इस दौरान टिप्पणियां रही हैं, क्या वो किसी बात का संकेत दे रही हैं? देखिए, आज की जो सुनवाई हुई है राणा जी, उससे एक बात तो साफ ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल ने आखिर इस मामले में अभी तक जमानत अर्जी दाखिल क्यों नहीं की। दरअसल इस पूरे मामले की सुनवाई जो पीठ कर रही है उसकी अध्यक्षता जस्टिस खन्ना कर रहे हैं और ये वही है जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद आने वाले समय में सीजेआई बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह के आपराधिक जो दूसरे मामले होते हैं उसमें अगर किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी होती है तो उसे जेसी या पीसी में भेजा जाता है और उसके बाद वो जमानत अर्जी दाखिल करता है। लेकिन आपके मामले में ये नहीं है। अदालत ने 2 बार अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने जमानत अर्जी क्यों नहीं दाखिल की, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर अरेस्टिंग के प्रोविजन को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे बयान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। तब अदालत ने ये कहा कि सेक्शन 50 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको 8 समन ईडी देती है और उसके बावजूद आप जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होते हैं तो आपको ये कहने का हक नहीं है कि आपके बयान को दर्ज नहीं किया गया। बहरहाल, चूंकि आज समय कम था इसलिए अदालत ने कहा कि हम कल भी मामले की सुनवाई जारी रखेंगे, लेकिन एक ऐसा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है जिसका जवाब उनसे देते हुए नहीं बनेगा कि उन्होंने जमानत अर्जी क्यों नहीं दाखिल की। अरेस्टिंग और उसके बाद जो उनको भेजा गया था हिरासत में, अगर इस पे डिटेल में सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो ये एक तरह का ट्रायल चलाना हो जाएगा और इस स्टेज में जहां पर अभी जांच शुरुआती स्टेज पे है वहां पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी या कोई भी अदालत मेरिट पर नहीं जाएगी। और अरविंद केजरीवाल के काउंसिल ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में अदालत अभी से मेरिट पर चला जाए, जो संभव ही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल को मिले। रमाकांत गौड़ जी, मैं देख रहा हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा था कि हमको जमानत नहीं चाहिए, हम दरअसल अरेस्ट और कस्टडी इसको चैलेंज कर रहे हैं, वो इलीगल है। जो सेक्शन 19 है उसके तहत गिरफ्तारी की वजहें क्या हैं ये तो ईडी ने साफ ही नहीं किया है। ये कितना वैलिड पॉइंट है, और चूंकि हाई कोर्ट का अपना एक वर्डिक्ट है इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट वह भी अपने सामने रखेगा। तो अरविंद केजरीवाल को रियायत या राहत की गुंजाइश सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी दिखती है? राणा जी, आपके कार्यक्रम का नाम बहुत सुंदर है, अर्धसत्य। थैंक यू सर। और वही अर्धसत्य एक क्लैरिटी देता हूं। आमतौर पे लोगों को लगता है अर्धसत्य का मतलब कि आधा सच, लेकिन मेरा शो ये है कि सच का वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो अर्धसत्य। सर, अब तो आधा सच तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कह दिया, और आधा सच जो अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरोवा से आया वो मैं आप के दर्शकों को आपके माध्यम से बता रहा हूं कि पहला आर्गुमेंट उनका था अभिषेक मनु सिंघवी का कि साहब एक व्यक्ति के 9 स्टेटमेंट हुए, दूसरे के 15 स्टेटमेंट हुए, 16वें और 10वें स्टेटमेंट में ऐसा क्या आ गया ताकि मुझे अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने कहा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है,
उन्होंने कहा कोई नो रिकवरी ऑफ मनी नहीं है, और टाइमिंग ऑफ अरेस्ट बहुत राजनीतिक तरीके से रंग भरे गए। कोर्ट ने भी पूछा कि भाई आपको 8 समन दिए गए थे, आप क्यों नहीं अपीयर हुए? तो इसका जो आधा सच है उस पे उस पे बात करते हैं। पहला आधा सच इसका यह है कि लगभग 92 करोड़ रुपए का फायदा उन होलसेल लाइसेंसर्स को दिया जा रहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरा तो कोई रोल नहीं था। 3 लोग इस जीओएम के मेंबर थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत। तो इन 3 मेंबर्स की कमेटी ने किसको रिपोर्ट किया? अल्टीमेटली जब बात आती है कि साहब दिल्ली में स्कूल्स में क्या हो रहा है, बोले हमारा योगदान है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। पर जहां करप्शन हुआ वहां से केजरीवाल साहब ने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये शरद रेड्डी का कैंप ऑफिस उनके कैंप ऑफिस में क्या कर रहा था, इस बारे में वो कहते हैं कि साहब ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज को बताते थे। उस शरद रेड्डी के घर का अरेंजमेंट किसने किया? एक मंत्री महोदय ने किया जो आज जेल के सलाखों के पीछे है। दिनेश अरोड़ा और शरद रेड्डी का कंडक्ट क्या है? अब जो लॉ ऑफ अप्रूवर है, लॉ ऑफ अप्रूवर ये कहता है कि साहब अगर कहीं कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप किसी एक व्यक्ति को और इन्वेस्टिगेट कीजिए, और अगर कोई ये मानता है कि साहब मैंने भी क्राइम किया और मैंने क्राइम इस व्यक्ति की सहमति से किया। शरद रेड्डी या दिनेश अरोड़ा ने ये नहीं कहा कि हम बेकसूर हैं और अरविंद केजरीवाल का कसूरवार है। अगर ये स्टेटमेंट रहा होता तो ये शायद मान्य नहीं जी। उन्होंने कहा हमने जो कसूर किया वो इस व्यक्ति के छत्र छाया में किया। दूसरी बात, ये पैसा जो 192 करोड़ रुपए का हिसाब है, जिसमें ये कहा गया कि 92 करोड़ रुपए तो आपने फायदा पहुंचाया होलसेल लाइसेंसर्स को, 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शंस में लगा, और ये गोवा इलेक्शंस में एक आंगड़िया के स्टेटमेंट्स है कि साहब मेरे थ्रू ये पैसा गया। कि कविता के बारे में शरद रेड्डी ने कहा कि साहब ये पैसा यहां ऐसे ऐसे पहुंचा। तो अगर पैसे की ट्रेल दिख रही है, उसका खर्चा दिख रहा है और वेरियस स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट्स आज की तारीख में प्रामा फेसाई एविडेंस है। रमाकांत जी दरअसल कह रहे हैं कि जितनी चीजें फंसी पड़ी हैं, ये ऐसा मकड़जाल है कि इसमें से आसानी से निकल जाना या सुप्रीम कोर्ट के लिए कह देना कि हम आपको रियायत देते हैं बहुत मुश्किल है। ये शरद रेड्डी, मंगुटा रेड्डी, के कविता, विजय नार, ये सारे नाम जो आप देखते सुनते हैं, दरअसल एक साउथ लॉबी के नाम से एक टीम है इसी मामले में, और ये गिरफ्तारियां उनकी हुई हैं, उनसे पूछताछ भी चल रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने दिल्ली सरकार को लाइसेंस के लिए, आपने कारोबारी फायदे के लिए दिए थे। उसमें से एक मोटी रकम गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। ये रमाकांत जी कमोबेश यही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जी लगभग 3200 पेज की चार्जशीट मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ, यानी कि मोटे तौर पर आशीष सिन्हा जो मेरे लीगल एडिटर हैं और रमाकांत जी, इन दोनों का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत रियायत नहीं मिल सकती है। तो अब थोड़ी देर का मामला है। एक दूसरा मामला है, वो है दिल्ली में एमसीडी स्कूलों का। इस पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। एमसीडी स्कूलों को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि बच्चों को किताबें नहीं मिल रही, यूनिफॉर्म नहीं मिल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई उनका हर्जाना हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो फैसले लेने चाहिए, हालांकि एमसीडी एक अलग बॉडी होती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के जरिए भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। चूंकि उनकी जिम्मेदारी अभी कोई निभाने वाला नहीं है और वो जेल में है, इसलिए बच्चों का हर्जाना हो रहा है। आशीष, अगर ऐसा है तो कहीं से कोई गुंजाइश बने, कोई रास्ता तो निकलना चाहिए ना कि बच्चों की किताबें मिल जाए, यूनिफॉर्म मिल जाए। नहीं, अब यही वजह है राणा सर कि इसमें हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और हाईकोर्ट को डायरेक्शन ये देना पड़ा कि 5 करोड़ रुपए जो सैंक्शन रुपए हैं वो सैंक्शन करिए ताकि जो बच्चे हैं उनको किताबें दी जा सके। लेकिन हाईकोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन है मुख्यमंत्री को लेकर वो बेहद ज्यादा तल्ख है। हाईकोर्ट क्या कहता है? पहली बात, हाईकोर्ट ये कहता है कि मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है,
दूसरा, मुख्यमंत्री पद वो पद है जिसमें 24 घंटे आपको तैयार रहना पड़ता है। तीसरी, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। चौथी, ऐसा व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, उस पद पे नहीं होना चाहिए जो लंबे समय तक उससे दूर रहे। पांचवी अहम बात, आप ये कह के अपने पीछा नहीं छुड़ा सकते कि नहीं जी चुनाव आचार संहिता लग गई है। अदालत ने साफ कहा कि चुनाव आचार संहिता लग गई है, इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे काम है वो पूरी तरह से रुक जाए। सातवीं अहम बात, अरविंद केजरीवाल अपना पद नहीं छोड़े हैं, उस पर हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहा कि उस पद ना छोड़ने की वजह से बच्चे सफर ना करें, इस बात का ध्यान देना जरूरी है। तो हाईकोर्ट ने वो सारी चीजें कह दी जो अभी तक विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं वो कह रही थी। तल्ख ऑब्जर्वेशन, तीखे ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट के हैं, और ये हाईकोर्ट है या फिर कोर्ट का ही दखल माने कि आज एमसीडी के बच्चों को आने वाले समय में जो किताबें मुहैया होंगी, जो ड्रेस मुहैया होगा, वो कोर्ट के आदेश के बाद ही अब मुहैया होगा। यानी कि दिल्ली में बच्चों के स्कूल ठीक से चल रहे हैं, उनको जो बुनियादी सहूलियतें हैं मिल सकें, इसके लिए कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, और कारण ये है कि मुख्यमंत्री जेल में हैं। आगे हम पश्चिम बंगाल की तरफ चलते हैं। रमाकांत जी, आप रुकिएगा, क्योंकि आपसे एक सवाल करना है पश्चिम बंगाल को लेकर के। संदेश खाली का जिक्र मैं कर रहा हूँ। संदेश खाली पश्चिम बंगाल का वह कस्बा जो महिलाओं के दुष्कर्म, उत्पीड़न, ज़मीन कब्जा